सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हम स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा परिवार के संबंध में चर्चा कर रहे थे। हिंदी भाषा परिवार जिसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां शामिल की जाती है। हम हिंदी भाषा परिवार की 2 उपभाषाएं राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। आज हम हिंदी भाषा परिवार की एक अन्य उपभाषा पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली इसकी बोलियों के संबंध में बात करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व हम देख लें कि हमने पहले भी बात की थी जब हिंदी भाषा का अर्थ कि हिंदी भाषा किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा के 3 प्रकार के अर्थ प्रचलित हैं। सबसे संकुचित और सीमित अर्थ लिया जाता है राजभाषा के रूप में। राजभाषा जिसे संविधान द्वारा मान्यता दी गई है और जिसका मुख्य आधार खड़ी बोली है, उसे हिंदी के नाम से जानते हैं। यह सबसे हिंदी भाषा का सबसे संकुचित और सबसे सीमित अर्थ है। फिर हमने दूसरे अर्थ की बात की थी जो भाषा वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से है। भाषा वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इन 2 उपभाषाओं और इन 2 उपभाषाओं की 8 बोलियों को शामिल करते हुए उसे हिंदी भाषा की संज्ञा दी है। और तीसरा अर्थ था हमारा हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के दृष्टिकोण से, जिन्होंने हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और इन 5 उपभाषाओं की 17 बोलियों को शामिल किया है। तो हिंदी के 3 प्रकार के अर्थ हम बात कर चुके हैं। तो इसमें जो दूसरा अर्थ है भाषा वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से, जिसमें उन्होंने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को शामिल किया है। तो यहाँ विद्यार्थियों यह ध्यान रखने योग्य बात है कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इन दोनों उपभाषाओं के मध्य एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जा सकती है। अर्थात पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इन दोनों उपभाषाओं में भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से कोई साम्य नहीं है, अपितु ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न उपभाषाएं हैं। जब हम भारत के मानचित्र में इन भाषा और इनकी बोलियों के क्षेत्र के संबंध में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह जो बोली उपभाषाओं का क्रम है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं आती है हमारे हिंदी भाषा परिवार में। तो भारत के मानचित्र में देखने पर हम पाते हैं कि ये 5 उपभाषाओं का क्रम पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर चलता है। अर्थात भारत के नक्शे में हम सबसे पश्चिमी दिशा में पाते हैं राजस्थानी को, उसके पश्चात आती है पश्चिमी हिंदी, उसके पश्चात पूर्वी हिंदी, फिर बिहारी और इनके ऊपर आती है हमारी पहाड़ी। तो हमें यह ध्यान देना है कि हमने एक बात पहले की थी कि जो बोलियां होती है वो अपने समीपवर्ती और निकटवर्ती क्षेत्र में जो बोली जाती है उससे प्रभावित होती है, किंतु यहाँ जो क्षेत्र है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का जो बोली का क्षेत्र है वो निकट होते हुए भी इनमें कोई भी भाषिक दृष्टि से साम्य नहीं है, भाषिक विशेषताओं को लेकर इनमें साम्य नहीं है। यानी कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी इन 2 उपभाषाओं की जो बोलियां हैं इसमें हमें भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से साम्य देखने को मिलता है। और आगे की जो बोलियां हैं पूर्वी हिंदी और बिहारी, इनमें हमें अवश्य कुछ भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से साम्य नजर आएगा, किंतु पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बोलियों के मध्य भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से कोई साम्य नहीं है। यानी कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इन दोनों के बीच में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि हमने बात की थी, राजस्थानी की बात करें या पश्चिमी हिंदी की कुछ बोलियों की बात करें, जैसे खड़ी बोली हरियाणवी, इनमें क्या था, ळ का प्रयोग, ण का प्रयोग, यानी न को ण बोलाना, पानी, काड़ू, इस प्रकार का जो उच्चारण है वो हमें राजस्थानी
और पश्चिमी हिंदी की बोलियों में देखने को मिलता है, किंतु पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमें इस प्रकार का उच्चारण बिल्कुल भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अब प्रारंभ करते हैं हम पूर्वी हिंदी और इसकी 3 प्रमुख बोलियों से। प्राचीन कोसल प्रदेश पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। प्राचीन कोसल प्रदेश अर्थात अयोध्या। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तात्विक समानता जितनी इन बोलियों में है उतनी किसी भी उपभाषा वर्ग में नहीं है, अर्थात इस उपभाषा में 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और इन तीनों ही बोलियों में जो तात्विक समानता मिलती है उतनी किसी अन्य बोलियों में नहीं मिलती है। जैसे हमने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बात की थी कि जो बुंदेली और कन्नौजी है वो ब्रज भाषा से बहुत अधिक साम्य रखती है, और कुछ भाषा वैज्ञानिक तो उन्हें स्वतंत्र बोली के रूप में स्वीकार ही नहीं करते, ब्रज भाषा का ही भेद मानते हैं। तो बिल्कुल वही बात और भी पुख्ता तौर पर हमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखने को मिलती है, जहां बघेली और छत्तीसगढ़ी भी अवधी से इतना अधिक भाषिक साम्य, तात्विक साम्य रखती है कि इन्हें भी स्वतंत्र बोली के रूप में स्वीकार नहीं भी किया जाता है बहुत से भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यानी तात्विक समानता जितनी इन बोलियों में है उतनी किसी भी उपभाषा वर्ग में नहीं है। पूर्वी हिंदी में पश्चिमी हिंदी में पाए जाने वाले ळ, अण नहीं है। हम चर्चा कर चुके हैं कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा है, तो यहाँ हमने इस पे चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की तीनों बोलियों में से सबसे प्रमुख बोली अवधी के बारे में। अवधी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है और अवधी का प्रमुख केंद्र अयोध्या है। इसे पूर्वी, उत्तरखंडी, बैसवाड़ी, कोसली आदि नामों से भी जाना जाता है। मिर्जापुरी, बनोधी, बैसवाड़ी इसकी उपबोलियां हैं। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो अवधी बोली का क्षेत्र है वह लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, सीतापुर, बाराबंकी आदि जिलों तक विस्तृत है। भक्ति काल की राम काव्य परंपरा तथा सूफी काव्य परंपरा में अवधी को ही काव्य भाषा के रूप में अपनाया गया है। विद्यार्थियों, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के पश्चात दूसरा काल आता है भक्ति काल का, और भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं समान रूप से चलती है, एक तो सगुण काव्य धारा और दूसरी निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा जिसके अंतर्गत राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा के ग्रंथ लिखे गए, और निर्गुण काव्य धारा जिसमें एक थी हमारी संत काव्य परंपरा और दूसरी सूफी काव्य परंपरा। तो ये जो राम काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा है, इसमें जो अधिकांश ग्रंथ या काव्य जो भी रचित थे वो सभी अवधी भाषा में ही लिखे गए थे। राम काव्य परंपरा में तो सबसे मुख्य कवि तुलसीदास जी ही आते हैं, हम सभी उनसे परिचित हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस को आप सभी जानते हैं। तो तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में रचित है। रामचरितमानस के अतिरिक्त भी तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि अनेक काव्यों की रचना की है जो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। और जो सूफी काव्य परंपरा की हम बात करें तो इन सूफी काव्य परंपरा में भी अधिकांश काव्य अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं, और जिसमें सर्वाधिक चर्चित है मलिक मोहम्मद जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत। हालांकि सूफी काव्य परंपरा में जो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और राम काव्य परंपरा में तुलसीदास जी ने जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया है, दोनों में काफ़ी भिन्नता है। तुलसीदास जी ने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हुए, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए सुसंस्कृत अवधी भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी या जो सूफी काव्य परंपरा के अन्य कवि हैं उन्होंने ठेठ ग्रामीण अवधी का प्रयोग अपने रचनाओं में किया है। पुरानी अवधी के कुछ नमूने विद्यापति की कीर्तिलता में भी पाए जाते हैं। अवधी भारत के बाहर फिजी देश में भी बोली जाती है। अवधी में ए, ई, उ के 2 रूप मिलते हैं। यहाँ हम उच्चारण की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि उच्चारण की दृष्टि से अवधी में ए, ई और उ इसके ह्रस्व
और अति ह्रस्व, ये दो रूप देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें अगर पश्चिमी हिंदी की, तो जैसे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, तो ये बात भी यहाँ आ जाती है कि ए, ई और ऊ के पूर्वी हिंदी में तो हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, ह्रस्व और अति ह्रस्व, किंतु पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमें इनका केवल एक ही रूप देखने को मिलता है, ह्रस्व। अति ह्रस्व रूप पश्चिमी हिंदी में नहीं है। अवधी में ए का उच्चारण ऐ और ओ का उच्चारण औ के रूप में होता है। अवधी भाषा के ध्वनि परिवर्तन, कतिपय ध्वनि परिवर्तन निम्नवत हैं। ण का न, य का जय, कै का गे, लै का रै, शै का खे। अर्थात अगर गुण शब्द है तो उसे अवधी में गुण ही बोला जाएगा और गुण ही लिखा जाएगा। योग को जोग, भक्त को भगत, अंजलि को अंजुरी, भाषा को भाका। तो ये कुछ एक ध्वनि परिवर्तन है, दो चार आप याद रखिए। अवधी के विशेषण मूल रूप में अकारांत होते हैं। अवधी तो उकार बहुला भाषा है, किंतु जो अवधी के विशेषण हैं वो मूल रूप में अकारांत होते हैं। छोट, बड़, भल, नीक, खोट आदि, यानी छोटा, बड़ा, भला, नीका, खोटा, इनको ये जो विशेषण है अवधी में अकारांत होते हैं। छोट, बड़, भल, नीक, खोट। अवधी में कर्ता कारक में किसी पर सर का प्रयोग नहीं होता है। अवधी ही नहीं अपितु पूर्वी हिंदी की जो तीनों बोलियां हैं, तीनों ही बोलियों में कर्ता कारक में किसी पर सर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं उधर पश्चिमी हिंदी में, तो हम देखते हैं कि जिसे राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है संविधान द्वारा, तो कर्ता कारक में ने पर सर का प्रयोग किया जाता है। किंतु जो पूर्वी हिंदी की ये बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन तीनों में ही कर्ता कारक में किसी भी परसर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अवध प्रदेश में होने के बावजूद हरदोई में अवधी नहीं बोली जाती है। यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हरदोई में कौन सी, क्योंकि हरदोई क्या है, अवध प्रदेश में आता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में या हमारे दिमाग में यह आता है कि हरदोई में भी अवधी बोली जाती होगी। किंतु याद रखने की बात है विद्यार्थियों कि हरदोई में कन्नौजी, जो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, वह कन्नौजी हरदोई में बोली जाती है, ना कि अवधी। चंद्रभूषण द्विवेदी अर्थात रमई काका अवधी के आधुनिक साहित्यकार हैं। अब बात करें हम बघेली की, तो बघेले राजपूतों का क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र बघेलखंड कहलाया और यहाँ की बोली बघेली। बघेली के हम क्षेत्र की बात करते हैं तो रीवा, दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बांदा, हमीरपुर, नागौद, शहडोल, सतना, नेहर आदि जिलों में बघेली बोली जाती है। रीवा इसका मुख्य केंद्र है। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। जब हम मानचित्र में इन बोलियों का क्षेत्र देखते हैं तो पाते हैं कि जो बघेली बोली का क्षेत्र है वह अवधी बोली के क्षेत्र से ठीक दक्षिण में नीचे पड़ता है, इसलिए इसे दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। बघेली में संज्ञा तथा विशेषण के रूप तीन प्रकार से चलते हैं, जैसे लरिका, लरिकवा और लरिकोना। यह विशेषता हमें बघेली के अलावा अवधी और छत्तीसगढ़ी में भी देखने को मिलती है। बघेली में कर्ता कारक में किसी परसर का प्रयोग नहीं होता है, हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ी की, तो छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धभागधीय अपभ्रंश से हुआ है। क्षेत्र की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है। रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, कांकेर, नांदगांव, चांदा, बस्तर आदि जिलों तक छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र विस्तृत है। बघेली और छत्तीसगढ़ी में साहित्य कुछ विशेष मिलता नहीं है। हाँ, लोक साहित्य यहाँ इन दोनों ही बोलियों में हमें मिल जाता है और ये बोलियाँ इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो इन पर अलग से कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है इनके क्षेत्रों को छोड़कर। और जब अगर हम संपूर्ण पूर्वी हिंदी उपभाषा पर प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें तीनों के बारे में ही लिखना है। और जब हिंदी भाषा परिवार की बात की जाए तो हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत जो हमारी प्रमुख बोलियां हैं उन्हें ही हमें विस्तार देते हुए लिखना है, जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज और
अवधि। बाकी जो अन्य हमारी बोलियां आती है, 17 बोलियां शामिल हैं हिंदी भाषा परिवार में, तो उनके संबंध में हमें संक्षेप में थोड़ा थोड़ा लिखते हुए हमारे प्रश्न का उत्तर है वह देना है। तो विद्यार्थियों, अब हमारे हिंदी भाषा परिवार में 2 उपभाषाएं शेष रहती है, बिहारी और पहाड़ी, जिनका अध्ययन हमें करना है। तो उसके संबंध में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।